नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश का तेजी से बढ़ता लाइव डिबेट और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं पुष्पेंद्र भदौरिया, जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ के। पुष्पेंद्र भदौरिया जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में आज को-होस्ट हैं, जो संदीप उपाध्याय जी हैं, एटीवी न्यूज़ चैनल के प्रदेश चेयरमैन हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है पैनल पर। जी सर, प्रणाम। पुष्पेंद्र भदौरिया जी, क्या ज़रूरत जो है पड़ गई 12 अप्रैल को ही क्यों चुना गया कि आगरा जाएँगे? एक बार जाकर के कुछ लक्ष्य हासिल नहीं हुआ या किस चीज़ को आप जो है जो मैसेज देना चाहते थे, वो वास्तव में मैसेज नहीं पहुँचा है, जिसके लिए अब दोबारा 12 अप्रैल चुना है कि नहीं अब ठीक से मैसेज अगर देना है तो 12 अप्रैल ठीक हो सकता है? और क्या आपको लगता है वाक़ई में 12 अप्रैल से इस मैसेज को ज़्यादा समझाया जा सकता है और समझ सकते हैं इस मैसेज को? जी। पंडित जी, पहले आपके चैनल को और आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने संघ की तरफ से, अपने समाज की तरफ से कि आप जैसे वीर भाई जब तक हमारे साथ हैं तो हमारी बात देश में पहुंचेगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आपने कहा कि 12 अप्रैल को ही क्यों रखा गया है, तो आप सबको बता दें, शायद देशवासियों को नहीं पता होगा कि आने वाली 12 तारीख को जिन महापुरुषों का अपमान हुआ था, उन्हीं की जयंती है। और जब पिता की जयंती होती है, तो बेटे बड़े ही गर्व और उससे मनाते हैं। बड़े ही इस हिसाब से मनाते हैं कि लोगों को दिखना चाहिए कि हम ऐसे वीर महापुरुष की संतानें हैं, जो स्वाधीनता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए प्राणों की आहुति दिया था। क्या है, आज के समय को देखते हुए कहीं न कहीं सबको यही लगता है कि जो हम लोगों ने पूर्वजों ने जो किया है, वो केवल एक षड्यंत्र था। कई लोग इस चीज़ को उठा कर के कि अरे ये सब कहा-सुनी बातें हैं, कोई इतिहास नहीं है, कोई वो नहीं है। तो उन लोगों को ये दिखाना है कि हमारे महापुरुष जो करके गए हैं, वो आज हमारे रक्त के अंदर है। हम कमज़ोर नहीं थे और ना आने वाले समय में हम कमज़ोर रहेंगे। जिनको ये लगता है कि नहीं ये क्षत्रिय कौम कमज़ोर है, इनमें एकता नहीं है, इनमें भाई तरह-तरह के लोग हैं, ये देश है। इस देश में गरीब हो या अमीर हो, सबको बोलने का अधिकार है। तो आज के समय में सोशल मीडिया के ज़रिए सब कोई टीका-टिप्पणी करता है सवर्णों को लेकर के। सर्वप्रथम हमारी बात उठती है सवर्णों को लेकर के, जो भी आते हैं सवर्णों को उठा के कभी ठाकुरों पे, कभी ब्राह्मणों पे उँगली उठाई जाती है। तो देखो, सर्वप्रथम हमारा मुद्दा यही है कि सबसे पहले हम पर जो उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, हमारे महापुरुषों पे उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, उन उँगलियों को सरकार पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे, बंद करे। और यदि अगर सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी दे। हम उसके पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उन उँगलियों को कैसे क्या करना है, कैसे बंद करवाना है, ऐसे लोगों को, ऐसे अराजक तत्व कैसे खत्म करने हैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से। क्योंकि हम तो वो संतानें हैं, हम वो राष्ट्र रक्षक हैं, हम वो वीर सिपाही हैं अपने भारत माता के, जो मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, आक्रांताओं से लड़े। तो आज हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल लड़ सकते हैं भाई। हमारी वही तलवारें हैं, वही जुनून है, वही रक्त है। हमारा रक्त नहीं बदला है और ना कभी रक्त बदलेगा, क्योंकि हम राजपूत की असली औलाद हैं। जी। और जब संदीप जब उपाध्याय जी कोई हमारी जी। मातृभूमि पर हम संदीप उपाध्याय जी, हमारे राष्ट्र गौरव राणा सांगा ने जी। कभी सोचा नहीं होगा कि हमें अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनकी जान बचा रहे हैं, ये सब जब छुपे पड़े थे तब वो लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। किसके लिए? इनके लिए। उनको क्या चाहिए? बलिदान दे करके अपने समाज की रक्षा करना और वो समाज जिस समाज में सभी लोग हैं और किसी को लड़ना नहीं है। अपना परिवार देखो, अपने बच्चे देखो, आपको नहीं लड़ना, हम है ना? जी। लड़ रहे थे। और आज भी समर्पण का जो भाव है, वो वास्तव में क्षत्रिय समाज में सदैव रहा है, चाहे वो किसी युग की आग हो, किसी युग की क्रांति हो। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि हमको जब याद किया जाएगा और देश हमको जब पुकारेगा, हम आगे मिलेंगे, सबसे आगे मिलेंगे। ऐसे आप देखते हैं कि क्या हमारे जो राष्ट्र गौरव हैं, वो तो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं ना?
उनको लेकर के उनका इतना अपमान बार-बार किया जाता है। क्या कितना उचित आप देखते हैं कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या अब कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? ताकि हम अपनी जो है संस्कृति को सहेज सकें, महापुरुषों का जो अपमान करते हैं बार-बार, उस अपमान को हमें खून का घूँट पी कर के रह जाना पड़ता है, क्योंकि हम संविधान का जो है सम्मान करते हैं। पर ऐसे सम्मान का क्या जहाँ जिसकी जिनकी वजह से संविधान आया, उनका ही सम्मान नहीं है, तो संविधान का क्या महत्व रह जाता है? जी। ऐसा कानून तो सर होना चाहिए। भाई जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उनके सम्मान के खिलाफ अगर कुछ कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके लिए तो एक कानून बनना चाहिए। ये तो सरकार को चाहिए कि सर एक कानून बनाना चाहिए इसके लिए कि जो बलिदान पहले से ऑलरेडी बेचारे दिए हुए हैं, जो अपना रक्त बहाए हैं, क्षत्रिय समाज के लोग और लोग, उस बलिदान को बरकरार रखने के लिए, उन लोगों को सम्मान को बरकरार रखने के लिए एक कानून व्यवस्था को तो बनानी ही चाहिए। जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जब ये कृत्य किया गया, बोला गया, राणा सांगा को गद्दार बोला गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को आगे आकर के पूरे क्षत्रिय समाज से अगर माफ़ी माँग लेते तो क्या हो जाता? माफ़ी माँगने के बजाय आप उनको प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। मतलब राष्ट्र गौरव के साथ ही, राष्ट्र के इतिहास के साथ ही आप छेड़छाड़ कर रहे हो और आप क्या साबित करना चाहते हो? आप कंस और दुर्योधन जैसी श्रेणी में आप खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास तो सब देख रहा है। वक़्त, समय सभी का हिसाब जो है करता भी है और देखता भी है। समय के साथ आज सभी को पता है कि कौन किस लकीर के पार खड़ा था और कौन किस लकीर के अंदर था। तो आने वाले समय में जब हमारे बच्चे इतिहास पढ़ेंगे तो वो ये देखेंगे कि पुष्पेंद्र भदौरिया किस तरफ थे और दूसरे भदौरिया भी किस तरफ थे। तो कैसे देखते हैं आप कि आज जिन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जब बात पिता पर आए तो फिर चाहे मित्र हो और चाहे जितना सगा हो, मालिक ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी उसको भी लात एक बार मार देनी चाहिए। जी। जी। जी, संदीप जी। जी सर। सब जो अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी से ये बयान कर रहे हैं, जो ये राजनीति कर रहे हैं क्षत्रिय समाज के लिए, और क्षत्रिय समाज को भी तो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, और क्षत्रिय समाज जो है उन लोगों भी तो उनको हट जाना चाहिए वहां से। क्यों उनके पास जुड़े हैं? क्यों उनके पास जो इस तरीके के बयान वो कर रहे हैं, जो उनके सांसद जो है राणा सांगा के ऊपर, ये क्या सही थोड़ी सही है? इन लोगों को चाहिए कि भाई क्षत्रिय समाज क्यों, क्षत्रिय समाज तो के लोग भी तो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। जी। पुष्पेंद्र जी, समाजवादी पार्टी में संदीप साहब का कहना है कि समाजवादी पार्टी में भी तो क्षत्रिय समाज के लोग हैं। कोई संगठन आया है ऐसा जिसने अपील की हो, जिसने आदेशित किया हो या निवेदन किया हो, प्रार्थना की हो? भाइयों आप कम से कम जाग जाइए। पूछना चाहता हूँ, मैं पुष्पेंद्र भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके क्षत्रिय समाज के लोग उसमें नहीं है, समाजवादी पार्टी में नहीं है? क्या जुड़े नहीं है? क्या उन्होंने कुछ इसके लिए विरोध बनाया? जी। क्या कोई आपत्ति जताई है इन लोगों ने? बिल्कुल, उन्होंने क्या आपत्ति जताई है या उन्होंने कोई विरोध किया है और क्या नहीं करना चाहिए, और इसको लेकर के क्या कोई अपील किसी क्षत्रिय संगठन की तरफ से गई हो, अगर आपकी जानकारी में है भदौरिया साहब? और या फिर आने वाले समय में अगर नहीं गई है तो क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ कोई एक पत्र जारी करेगा क्या उन क्षत्रियों के लिए? भाई अगर आप में भी रखता है और आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो आप कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि कम से कम समाज की बात आए और कोई गाली गलौज करे तो आपको एकजुट होना चाहिए। सत्ता बड़ी नहीं है, राष्ट्र गौरव से, राष्ट्र गौरव बड़ा है। सत्ता तो आती और जाती रहेगी, राष्ट्र गौरव अगर एक बार गया, सम्मान गया, वो कभी नहीं मिल पाएगा। जी। ये तो पुष्पेंद्र भदौरिया जी को चाहिए कि नहीं, इनके समाज के लोग क्या कह रहे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग क्या कह रहे हैं इस पे? समाजवादी पार्टी के जो सांसद का बयान था इसमें मैं जवाब ले लेता हूँ। जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। जी। देखिए केशव जी, बात ऐसी है कि जो समाजवादी पार्टी में जो भी क्षत्रिय समाज के लोग जुड़े हैं, उनके अंदर राष्ट्र भक्ति नहीं है, उनके अंदर कुर्सी की भक्ति है, कुर्सी का लालच है। उन्हें स्वाभिमान प्यारा नहीं है, उन्हें कुर्सी प्यारी है। ठीक है, क्योंकि अगर जो असली राजपूत होगा वो कभी अपना स्वाभिमान और सम्मान बेच करके राजनीति नहीं करेगा। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है इंसान के लिए। हर इंसान का अपना स्वाभिमान होता है, अपनी राष्ट्रभक्ति होती है, राष्ट्र गौरव होता है, और जिस इंसान के अंदर अपना स्वाभिमान मर जाता है वो इंसान कहलाने लायक नहीं बचता है। बताइए केशव जी, अगर हमारे महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी थी, राणा सांगा एक ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपना स्वाभिमान
गिरवी नहीं रखा था। उनको, वो भी तो राजा थे, उनको भी जी तो था कि नहीं हम राजा हैं, हम राजा ही रहे। उन्हें क्या जरूरत थी लड़ने की? वो उनके पास तो सब कुछ था, राजा ही थे। लेकिन उनको ये प्यारा था, अगर हमारे स्वाभिमान और सम्मान को अगर हमने गिरवी रख दिया तो आने वाला समय, आने वाला इतिहास हमें नकारेगा, हमारा सम्मान नहीं करेगा। आज उसी स्वाभिमान और सम्मान के कारण आज हम उनके वंशज, आज उनके हम नाती पोते इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं और अपना स्वाभिमान मांग रहे हैं। जी जी पुष्पेंद्र जी, आप तो संदीप मांग जी, रहे मुझे हैं भी कि आप एक सवाल ये भी बनता है जी, संदीप उपाध्याय जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जो क्या ब्राह्मणों पर कर्ज नहीं है क्षत्रिय समाज का? क्या कर्ज पूरे समाज पर नहीं है? ठीक है, उनको वो अपनी बता रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ, हमारी चीज़ें हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज का तो कोई शोषण हुआ नहीं। अगर देखा जाए उनको बड़ा सम्मान मिला, उनको बहुत सारी चीज़ें मिली और उनको समय-समय पर सदैव ये कहा भी गया कि ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी गई क्षत्रियों के लिए और उन्होंने वो अपना पूरा धर्म और वचन निभाया। आज जब बात हमारे महापुरुषों की, हमारे राजाओं की और हमारे राष्ट्र गौरव की अगर हो रही है, तो कितने जो है संगठन वर्तमान में चल रहे हैं ब्राह्मणों के, क्या संगठनों को आगे नहीं आना चाहिए और क्या इसी तरह एकता ये होती है? मतलब आप गाली खाते रहो फिर तो अकेले-अकेले में गाली जो है फिर सभी लोगों को पड़ेगी। आज अगर क्षत्रिय समाज को लेकर के आप आगे नहीं आ रहे हो, तो कल आप भी तो दूर नहीं हो, आप भी तो उसी तरह आर्मी में आप लटका के आप टाँगे जाओगे, होना तो आपको भी जाएगा। कैसे आप देखते हैं कि क्या ब्राह्मण समाज अगर आगे नहीं आ रहा है, दुखद और क्या इसका भी इतिहास नहीं लिखा जाएगा? कहा जाता है अपराध जितना करना नहीं करने वाला उतना बड़ा नहीं होता है, जितना सहने वाला बड़ा होता है और चुप रहने वाला जो है। तो यहाँ पर कम से कम क्षत्रिय समाज लड़ तो रहा है, बोल तो रहा है, भले ही मैं कहता हूँ बहुत कुछ होंगे, मुट्ठी भर लोग होंगे समाजवादी पार्टी में, जो नहीं जो है आ पा रहे हैं। और ऐसे लोग जो है हर युग में थे, जब मुगलों की लड़ाई हुई तब भी मान सिंह उधर से लड़ रहे थे। तो ऐसे मान सिंह ये हर युग में होते हैं, जयचंद हर युग में होते हैं, इनको जो है नकारा या वो अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हर युग में ब्राह्मणों में भी कभी रावण हुए हैं, उसको भी जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी बात आती है कि बात सत्य की अगर है तो राम के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, बात सत्य की है तो कृष्ण के पक्ष में खड़े होते हैं, बात सत्य की है तो महाराणा प्रताप के और छत्रपति शिवाजी के साथ में खड़े होते हैं। लेकिन अब वही राणा सांगा की जब बात आती है या किसी अन्य की कल को बात आएगी, कैसे तय करेगा कि ब्राह्मण समाज, क्या ब्राह्मणों को आगे नहीं आना चाहिए? 12 अप्रैल क्या उनके बाप का जो है वो एक तरह से अगर कहा जाए तो उनका नहीं है क्या? क्षत्रिय समाज में एक राजा तो सभी का पिता होता है और राणा सांगा तो राजा हैं, महाराजा हैं, तो वो तो पूरे समाज के जो है एक पिता बतौर हैं, पालक पिता उनको कहा जाता है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या जो है उस उनके लिए 12 अप्रैल को उस तिथि पर ब्राह्मणों को उपस्थित नहीं होना चाहिए और अपनी जो है उपस्थिति दर्ज नहीं करवानी चाहिए? हजारों ब्राह्मण संगठन है, इनका क्या मतलब है? ये तो अर्थहीन है, तो सिर्फ कमाई के लिए है फिर, अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी, संदीप जी। जी सर, जी, अगर सर ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण के लोग जो इकट्ठे हुए जो संगठन बनाए हैं, उन लोगों को भी तो खड़ा होना चाहिए सर। वास्तव में क्षत्रिय समाज राजा था, उस समय का राजा था, जब वो उन लोगों ने हम लोग का रक्षा किया है, धर्म की रक्षा किया है, तो उनके साथ तो खड़ा होना ही चाहिए। ये तो ब्राह्मण को भी चाहिए कि नहीं इस संगठन में साथ देना चाहिए। 12 तारीख को साथ में लगे रहे सब लोग। इन लोगों को बढ़ चढ़ के भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज से ब्राह्मण समाज का सम्मान बचा हुआ है। उपाध्याय जी मैं आपको बता दूं, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं समस्त देशवासियों से जी, इस हम 12 तारीख को 36 कौम को आमंत्रित कर रहे हैं। किसी एक जाति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे धर्म की लड़ाई है, हमारे स्वाधीनता की लड़ाई लिए 36 बिरादरी को हम आमंत्रित करते हैं। हम पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया समस्त 36 बिरादरी को आमंत्रित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप सब लोग आइए और कंधे से कंधा मिलाकर, जिन्होंने हमारे राष्ट्र गौरव, जिन्होंने हमारे पुरखों, हमारे महापुरुषों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे लोगों को तत्कालीन प्रभाव से इनको जवाब देना है, जिसमें आप सभी भाई पूरी तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में अपनी भागीदारी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि हमारे हौसले और बुलंद हो सके। हमारी लड़ाई किसी जाति मजहब से नहीं है, हमारी लड़ाई केवल उस इंसान से है जिसने हमारे पिता पे, हमारे महापुरुष पर,
अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जी अगर उनको ये है, उन्होंने ये शब्द कहा था, आप सुन लीजिए, कि किताब में मैंने पढ़ा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी किताब उनके हाथ लग गई थी जिसमें ये लिखा गया? वो किताब हमारे सामने लाएं, वो प्रमाण हम लोगों को दिखाएं। हम भी वो प्रमाण देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समस्त देश देखना चाहता है कौन सा ऐसा प्रमाण है, कौन सी ऐसी किताब है। हम लोग जब जब देखते हैं, जब जब देखते आए हैं, शुरू से हमें एक ही इतिहास पढ़ाया गया कि नहीं, तुम वीर पुरुषों की संतान हो। तो अगर हम शुरू से वीर पुरुषों की संतान का इतिहास पढ़ते हुए आए हैं, तो आज हम कायर कैसे हो गए? ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां हैं। क्यों? हम लोगों ने एक काम किया, क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, लेकिन अब कमजोर पड़ रहे हैं। जी हम लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज का अनुभव कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे संगठन है, मानते हैं कि संगठन है, क्षत्रियों के हजारों संगठन चल रहे हैं, लेकिन संगठन बनने से कुछ नहीं होता है। संगठन के संगठन काम राष्ट्रीय करेगा अध्यक्ष बैठ तो करके आपका। कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे जी जैसे युवा, हमारे जैसे सिपाही बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, उन संगठन के भाइयों को साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, आने वाली 12 अप्रैल को आप सब लोग आए, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग आगरा पहुंच रहे हैं, आप सभी को आह्वान कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, पहुंच करके हमारे महापुरुषों का, जो हमारे राणा सांगा जी की जयंती मनाई जा रही है, उस जयंती का हिस्सा बने और जाने। क्योंकि बहुत सारे लोग आज जान नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राणा सांगा की जयंती कब है। कुछ लोगों को अभी भी याद नहीं है, बहुत लोग इस चीज से, क्योंकि उन लोगों को केवल एक ही चीज याद है कि 9 मई महाराणा प्रताप जयंती होती है, लेकिन 12 अप्रैल महाराणा सांगा जयंती ये किसी को याद नहीं। तो कम से कम इससे एक प्रेरणा जाएगी देश के लिए कि हमारे कितने महापुरुष थे। जी सारे महापुरुषों के बारे में जानना, उनकी जयंती मनाना, उनका इतिहास पढ़ना, उनका संघर्ष पढ़ना, कहीं ना कहीं ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जी और जब तक हम अपने वीरों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तो हम कोई भी जानकारी किसी को नहीं दे सकते हैं। हमें जी हर महापुरुष का इतिहास, उनका संघर्ष पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बेहद हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसको पूरे तन मन धन के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि सारे महापुरुषों के बारे में लोग जाने, उनको पहचाने कि उनका संघर्ष क्या था, उनकी लड़ाई कैसे हुई, कैसे उन्होंने मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, मुट्ठी भर राजपूत थे, उन्होंने अकबर की इतनी भारी संख्या को कैसे ध्वस्त कर दिया। जी तो हम यही चीजें सबको बताना चाहते हैं, सब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के एक नया इतिहास रचो। 12 अप्रैल राजपूतों को वो शौर्य दिवस हो कि आने वाला इतिहास, आने वाले बच्चे 12 अप्रैल से कुछ सीख लें। 12 अप्रैल से एक ऐसी सीख जाए कि आने वाली जो युवा है ना, उससे सीखें, समझें कि नहीं, हमारा कहीं ना कहीं इतिहास है। जब राणा सांगा हमारे महापुरुषों पर अपमान हो रहा था, तो ऐसे भी हमारे कुछ पुरखे थे जिन्होंने अपने महापुरुषों के अपमान के लिए युद्ध लड़े, लड़ करके शासन प्रशासन सरकारों से युद्ध लड़े और अपमान का बदला लिया। हमारे साथ में ऋषि ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। धन्यवाद आवाज आ रही है जी। आपको? जी जी सर, आपको पहले तो बता दें, क्योंकि विषय में आप लेट जुड़े हैं। राणा सांगा को लेकर के समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने उनको जो है एक अपमानित शब्द जो है बोला हुआ था, जिसको लेकर के करणी सेना ने आगरा में चढ़ाई की थी, एक चढ़ाई की थी एक तरह से, और उनको सबक सिखाने के लिए कि आप जो है माफी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन सांसद महोदय के द्वारा माफी नहीं मांगी गई, और उनकी पार्टी के जो पार्टी प्रमुख थे उनके द्वारा और प्रोटेस्ट जो है साथ में किया गया। अब 12 अप्रैल को राष्ट्र गौरव महाराणा जो है सांगा की जयंती है, उसको लेकर के अब जो क्षत्रिय संगठन है उन्होंने आह्वान किया है 36 बिरादरियों से और पूरे देश के सभी लोगों से कि सभी लोग इकट्ठे हों और आगरा पहुंचें, और वहां पर जो है जो बात आपको रखनी है, क्योंकि सबक तो सिखाना ही है, नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थो गैरा चलाएगा और क्षत्रियों पर जो है उनके बलिदान पर कोई भी
किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा कर देगा, कोई गद्दार बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा और समय-समय पर ये लोग बोलते रहते हैं। इनके भाव भी इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि इनको समर्थन भी उनकी पार्टियाँ दे रही हैं, उनके लोग दे रहे हैं। हालाँकि ये अन्य अगर किसी धर्म को लेकर के बोला होता तो अभी तक ये माफ़ी भी माँग चुके होते, गिड़गिड़ा भी चुके होते और निष्कासित भी किए जा चुके होते और अब तक जेल के अंदर भी होते। लेकिन जी। उनको और सुरक्षा दी जा रही है। जी। कैसे आप देखते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ पूरे परिप्रेक्ष्य में इन सांसदों और विधायकों को इतने पर कैसे लगाते हैं कि किसी पार्टी में किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी जो है अनाप-शनाप बोलते हैं और बाकी के भी, चाहे ब्राह्मण के अलावा अगर ब्राह्मण हैं, संगठन कायस्थ संगठन हैं, जो तमाम हिंदू संगठन हैं, जिन सब संगठनों को एकजुट हो जाना चाहिए, जिस समाज ने सभी हिंदुओं की रक्षा की और आज उनका अस्तित्व और उनकी वीरता उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसका अपमान हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या इन संगठनों को अपने आप नहीं आना चाहिए? क्या इनको निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए, आह्वान करना चाहिए हाथ जोड़-जोड़ के कि भाई आओ, आप बचाओ, हम मुसीबत में हैं? क्या ये काम जो है अब करने की नौबत जो है आएगी? जी, जी। ऋषि ठाकुर। देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही ठेका ले रखा है कि ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज और हमारा जो राजपूत संगठन है उनको डिग्रेड करते रहते हैं। लेकिन इस बार हद ही हो गई कि गाली गलौज तक या बड़े अपमानजनक शब्द बोले थे। तो मुझे लगता है कि हमारे स्वर्ण समाज और राजपूत समाज को जागना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की है करनी सेना ने कि इनको हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छी तरह से धमकाया है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये चीज जो आगे बढ़े कि हमारा जो ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, वो आगे बढ़े और इन लोगों को एक चेतावनी के तौर पर हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक आगाह कर दें कि राजपूतों का इतिहास बहुत बड़ा है और राजपूतों की वजह से ही आज हम लोग आज आराम से जिंदगी जी रहे हैं। और इन लोगों ने एक राजपूतों को अलग ही छवि डालने की कोशिश की है कि राजपूत एक ठाकुर थे और वो बलात्कारी होते थे, हरामी होते थे, इस तरह के मतलब शब्द यूज किए इन लोगों ने। ये ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत जो हमेशा शेर था, आज भी शेर है और शेर ही रहेगा। जी। समाज में अगर हम देखें क्या वक्त नहीं आ गया है क्योंकि भाजपा की सरकार है और इन्होंने बनाई भी सवर्ण के दम पर है। तो क्या अब महापुरुषों के लिए लगातार जो बोला जा रहा है, चाहे हमारे महान क्रांतिकारी हों, महापुरुष हों या भगवान राम हों या हमारे मतलब हमारे इष्ट देवों पर, सब पर, हर जाति पर, जाति और ये देवी देवताओं से लेकर धर्म पर जो है लगातार कटाक्ष किया जाता है। क्या अब एक धर्म निंदा कानून, एक ईश निंदा कानून, एक हमारे जो है जाति निंदा कानून और साथ के साथ एक जो हमारे क्रांतिवीर हैं और महापुरुष, उनके लिए भी क्या अब निंदा कानून नहीं आना चाहिए जिसमें सजा भी हो, ताकि पहली बार अगर आए तो उसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया जाए ताकि लोग जो है कहीं लिखे नहीं, अनाप-शनाप जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बाहर लगातार बोल रहे हैं, तो इन लोगों पर कम से कम लगाम लग पाएगी। कानून नहीं है इस वजह से और ये सभी धर्मों का एक दूसरे के प्रति बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि वैसे भी कोई कहाँ दूसरे धर्म के प्रति बोल पाता है। लोग तो हर तरफ से सवर्णों को ही केवल घेरते हैं और हर बार निशाना बनाते हैं। क्या सवर्णों में, दूसरा सवाल मेरा साथी है कि क्या सवर्णों में ये एकता की कमी है, इसके कारण ये लोग चढ़ जाते हैं? जैसे आज ब्राह्मण और राजपूत क्या समाजवादी पार्टी में नहीं है और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इस ऐसी पार्टी को लात मार करके बाहर निकलते जहां अपमान हो रहा हो हमारे पूर्वजों का, वहां पर कैसे उनको लेना चाहिए था? दोनों सवाल कि क्या कानून बनाने का अब समय नहीं आ गया है और क्या आप जगाने और जागने का समय नहीं आ गया? जी केशव जी, आपने पहला मेरे से सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सवर्णों के कंधे पे बंदूक रख के ही राजनीति में आई है और उसमें बहुत सारा साथ मिला है। तो हम देखते हैं कि अभी तक सवर्णों को वो चीज नहीं मिली है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री जी और अब तीसरी बार मौका दिया है। लेकिन अभी कुछ एक 10% का झुनझुना मिला था, वो भी शायद उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है कि 10% आपको एक कोटा दिया जाता है स्वर्ण जाति में, जो कि जिसकी इनकम 4 लाख से कम होगी या 8 लाख से कम होगी। लेकिन वो भी आज मुझे लगता है थोड़ा सा आपको रोकूंगा। नौकरियों के लिए 10% आरक्षण तो निकाला लेकिन नौकरियां ही नहीं निकाली और जो नौकरियां निकलती हैं उसमें साफ लिखा होता है कि सवर्ण नहीं इस बार अप्लाई कर सकता है। तो किस बार अप्लाई कर सकता है ये भी तो देखना पड़ेगा। झुनझुना पकड़ाया लेकिन उसके अंदर वो जो छोटी सी गोली होती है ना जिसकी वजह से वो बचता है, वो तो थी नहीं ना, वो तो रख ली सरकार ने कि नहीं, झुनझुना पकड़ा दिया है और वो गोली गायब है तो बचेगा कैसे? जी प्लीज कंटिन्यू।
मैं तो उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो चीज भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक चुनचुना जो झुंझुना पकड़ाया था, उसमें क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारी और इंस्ट्रक्शन लगा दी हैं कि जिसके पास अगर 20 बीघे या 40 बीघे जमीन होगी उसको उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। ये कौन सी बात हुआ? राजपूत और पंडितों के पास तो सभी के पास जमीन है, और तो उनका वो अमीर थोड़ी बन गए, वो जमीनों से आज अमीर बन ही नहीं रहे, क्योंकि किसान तो पहले गरीब है। तो ये सारी चीजें जो दी है, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के, आज हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं जिन्होंने कि स्वर्ण जाति के ऊपर साथ लेके ही अपनी सरकार बनाई है, और इनको हमेशा रहता है कि स्वर्ण जाति हमारे साथ रहेगी तो हम लोग जीत पाएंगे। अभी इन्होंने कोशिश बहुत की थी कि मुसलमानों को साथ में जोड़ा जाए या दूसरे लोगों को जोड़ा जाए, लेकिन बहुत कम वोट शेयर बाकी लोगों का मिला, और 100% जो इनका रहा वो जो है स्वर्ण जाति का रहा था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्वर्ण जाति हमेशा को दबाया जाता है, ये बोला जाता है कि आपने बहुत साल राज कर लिया, अब आप पीछे हट जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो हमारे हम लोग जो इस समय जी रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य है, और हम वही खून है जो पुराना है, तो इसमें पीछे हटाने वाली बात गलत हो रही है। तो और दूसरा ये है कि जो कि हम लोग एक जी। हेलो। आवाज आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया लगता है। जी 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 जी। ये दूसरी चीज ये है कि हमें अभी इकट्ठा होने की जो आपने बात की कि स्वर्ण जाति राजपूतों को इकट्ठा होके सारे देश में अलग जगानी चाहिए, ताकि इस समाज को, जो समाजवादी पार्टी के छोटे से सांसद ने इतनी बड़ी बात बोली है, तो उसको कम से कम सबक मिले, और हमारे इस सांसद से उसको निष्कासित किया जाए, और इस समाज से भी निष्कासित किया जाए, क्योंकि उसको बोलने का कोई हक नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो स्वर्ण समाज है वो जागे और इसमें एक मशाल लेके आगे बढ़े। जी। एक और सवाल आपसे है अंतिम, जिसमें हम कमेंट आपका चाहेंगे जी। कि देश के अंदर, भारत के अंदर जो हमारी वीरता जो संविधान में थी 1947 में, जो बाबा साहब के सानिध्य में जो संविधान बना था, शिल्पकार थे वो उसके, तो भगवान राम की तस्वीर गायब कर दी गई, जो 22-23 जो फोटो थी, कृष्ण की फोटो थी, और तमाम चीजें। और क्षत्रियों की अगर बात की जाए तो आप देखिए, भारत के अंदर 10 के 10 अवतार वो भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और 10 के 10 जो गुरु हमारे सिख परंपरा में हैं वो भी क्षत्रिय हैं। बौद्ध धर्म में आप चले जाइए तो पूरे संस्थापक ही क्षत्रिय हैं। जैन के 24 के 24 तीर्थंकर जो है वो क्षत्रिय हैं। तो आप जिधर आप जाओगे, और भगवान विष्णु का केवल एक गुरु अवतार हुआ था, भगवान परशुराम, और वो भी जो है क्षत्रिय ही हैं। तो जितने भी हुए हैं उन्होंने, क्षत्रियों ने ही कहीं ना कहीं अलग भी जगाई है और चीजें भी की हैं। कैसे आप देखते हैं इस चीज को कि आज के दौर में जिस तरह से लगातार जो बातचीत की जा रही है, लेकिन संविधान से भी हमें हटा दिया गया है, संविधान जो लाल किताब पकड़ ली जाती है चाइना वाली, तो क्या आप भक्त नहीं आ गया है कि 1947 वाले संविधान की वापसी की जाए, मांग की जाए कि भाई वही संविधान दे दो और वहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। संविधान तो हम मान रहे हैं, आप इसमें अमेंडमेंट करते जा रहे हो, लेकिन फोटो हटाने का क्या बनता है? आपने फोटो किस लिए हटाई, तस्वीरें क्यों हटाई? अगर वो हटनी थी तो जिस समय पास किया गया था वो मूल प्रतियों में अगर है, तो संविधान से छेड़छाड़ क्या ये देशद्रोह नहीं है एक तरह से? और क्या आप जो वर्तमान में सरकार है, क्या उसको लाना नहीं चाहिए? जी जी। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया मेरे से कि जो आज तक राजनीति या जो भी द्वापर युग में या जिस युग में भी भगवान ने भी अवतार एक क्षत्रिय के रूप में ही लिया था, तो इसका एक उदाहरण बहुत बड़ा है। लेकिन आज क्षत्रिय को पीछे हटा के एक समाज अलग से अपनी भूमिका बांधना चाहते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपको एक छोटा सा मैं बता दूं कि जब कभी एक हमारे अंग्रेजों के समय में सिर्फ एक राजपूतों को ही सेना में लिया जाता था, बाकी जातियों को नहीं लिया जाता था। इसका बहुत सारे कारण रहते हैं कि राजपूत ही एक संगठन और राजपूत ही एक ऐसा आदमी है जो देश की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहता है। वह धीरे धीरे संविधान हमारा बदला, उसमें किया कि सभी जातियों के लोग आ जाएंगे, इसमें सारी जातियां के लोग जो है देश सेवा करेंगे। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे दूसरी जातियों के लोग आज बिल्कुल 1972 या
1962 की जो भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें बहुत सारे क्षत्रियों सिर कटे हैं। और जो लोग वहां उस टाइम करते थे, मैं उनका तिरस्कार नहीं करना चाह रहा। देखो बहुत सारे लोगों ने बीच में बलिदान दिए हैं लेकिन वो छुटपुट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें उसमें बहुत सारे क्षत्रिय की ही क्षति हुई है। और आपने देखा होगा कि वो हमारे सामने हुआ था, जो युद्ध हमारा अपना जम्मू कश्मीर का जो हमारा युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत सारे वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो मैंने अपने हिमाचल का देखा है कि बहुत सारे लोगों में क्षत्रियों के ही बलिदान से ही मतलब हमारा पूरा हिमाचल जो है हाहाकार हो गई थी। तो क्षत्रिय हमेशा लड़ने के लिए और देश सेवा के लिए आगे रहते हैं। और इस एक बड़ी हमारी प्रजाति को, जाति को एक क्षति पहुंचा के ये लोग आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि हमारे एक तो चीज बहुत बड़ी गलत हो रही है कि हर कोई अपना अपना संगठन बना के आगे आ रहा है। उससे क्या होता है कि ज्यादा संगठन बनने से हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं आते हैं, तो हम कहीं बात नहीं रख पा रहे हैं। आज आप देखें तो बहुत सारी क्षत्रिय महासभा, राजपूत महासभा, भारतीय राजपूत महासभा, इस तरह से कम से कम हजारों लाखों सभाएं बनी है। अपने अपने लोग अपने अपनी एक एक दो दो लोग उसमें निकल के बाहर आ जाते हैं, बाकी सारे दब जाते हैं और वो राजनीति में चले जाते हैं। उसके बाद सारे वही गुण गाते हैं। और आपने देखा होगा कि राजनीति में भी कम से कम 70% जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण के लोग होंगे, हमारे स्वर्ण जाति के होंगे, लेकिन कभी वो बात रखते नहीं है संसद में। इसका हमारा मेन नेगेटिव पॉइंट है कि जो लोग हमारे चुनकर जाते हैं वो भी इनके रंग में रंग जाते हैं और अपनी बात रखने के लिए बातें अपने आप को नहीं समझते। तो हम इस समाज को, स्वर्ण समाज को एक छोटा सा लेना पड़ेगा, एक संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम लोगों को एक जो हमारे लोग चुन के जाते हैं 70% अगर लोकसभा राज्यसभा में लोग बैठे हैं तो वो कम से कम अपने जाति का भी ध्यान रखें और ये सोचते कि हम दूसरी जातियों, जबकि वो भी अपने स्वर्ण से ही जीत के आए होते हैं। तो मैं तो हमेशा ये चाहूंगा कि ये जो चीज हुई है ये हमेशा बहुत गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिसने भी किया उसको दोषी करार देके उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सांसद से निष्कासित करना चाहिए और इसको आगे सबक मिल सके और ताकि कोई लोग अपना इस तरह से कोई मुंह न खोल पाए। केशव जी मैं आपसे जुड़ा और आपने मुझे समय दिया, बस मेरे पास इतना ही समय था। जी, ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है जो बात रखी है ये बिल्कुल आपका मैसेज जो है अपनी। जी जी, थैंक यू। पुष्पेंद्र जी, इस देश में जो बात अगर हम करें कि गद्दार बोलने वाली, केवल बाबरनामा में सिर्फ एक थोड़ा सा जिक्र ये है कि बाबर लिखता है कि मुझे लगा, क्या लगा कि ये लगता है कि ये खुश बड़ा होंगे और उस पर जो है बातचीत करेंगे, तो वो ऐसा जो है वहां पर जिक्र आता है, ना कि मिलने का कोई जिक्र है। लेकिन जो मुगल हैं उनको लेकर के अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 वो मछलीपत्तनम में एक अंग्रेज अधिकारी उतरता है, नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो अपने साथ बग्घी ले आया था। पहले थे घोड़े चलते थे लेकिन घोड़े के साथ बग्घी नहीं हुआ करती थी। वो अपने साथ बग्घी ले आता है, जहांगीर को बग्घी सौंपता है और जहांगीर से कहता है कि मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार के लिए जगह चाहिए। जहांगीर उसको जगह दे देते हैं। तो आप सोचिए कि इसका तो एक बाकायदा प्रमाण है, एविडेंस है, इतिहास है कि भाई हमको बुलाया गया और अंग्रेजों को बुलाया गया, उनको जगह दी, बिजनेस करने के लिए भी जगह दी। अभी राणा सांगा ने तो किसी को बिजनेस करने के लिए जगह नहीं दी, किसी को कहीं जो है वो थाल भर भर के भेंटें तो नहीं कहीं सौंपी और इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना कहीं कुछ लिखा है, ना एक मुलाकात, ना कोई जिक्र। बुलाया कैसे, हवा में आसमान से फूंक मारा और वो आ गया। तो उसके बाद में उससे लड़े भी, मतलब जिसे बुलाया उसी से लड़े, कमाल की बात है। तो वो तो अच्छी बात है कि लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन अंग्रेजों का तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि जिन्हें ये आज पूज रहे हैं, जिन्हें आज ये मान रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने तो अंग्रेजों को बुलाया और उन्होंने और 350 साल जो है उसको शासन कर ही रहे थे और जो है अंग्रेजों को, इतने क्रूर जो है वो अंग्रेज, उनको भी और बुला लिया साथ में। इतने राजाओं को मरवाया, हजारों राजाओं को मरवा दिया, उनकी जमीनें, संपत्ति, जायदाद सब छिनवाने का पूरा प्रयास किया गया मुगलों के द्वारा। कैसे देखते हैं आपकी वास्तव में जो गद्दार हैं उन पर तो कभी बात ही नहीं की जाती। जी देखिए कहीं ना कहीं हम आपको बताएं, जहां आपने कहा कि जिनको बुलाया गया उन्हीं से लड़ा गया, तो हम एक बात कहना चाहते हैं, ये जो वर्तमान हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हम ही लोग यहाँ से वोट दे करके ही तो सांसद भेजते हैं संसद भवन में। और अगर उन्हीं सांसदों को हम भेज सकते हैं, अगर वो लोग
अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो आज लड़ तो रहे हैं उनसे, लड़े आकर के ना। अगर वो कह रहे हैं तो लड़े आकर के। वो कह रहे हैं ना कि राणा सांगा गद्दार था, तो हम तो कह तो रहे हैं कि गद्दार के, अगर तुम गद्दार कह रहे हो ना तो आओ सामने कहो आकर के। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आया तो था राजपूत, गई तो थी हमारी करणी सेना, हिम्मत है तो आओ सामने से बताओ आकर के। हम तो आज भी कहना चाहते हैं, चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर उनकी हिम्मत है, अगर उनको ये चाहिए कि नहीं हम गद्दार हैं, तो प्रत्यक्षम प्रमाणम। आजकल हर चीज प्रमाण चाहिए इस देश में। अगर तुम किस चीज को गलत ठहरा रहे हो तो उसका प्रमाण दो, अगर प्रमाण नहीं दे सकते हो तो अपनी गलती स्वीकार करो। और अगर 12 तारीख तक वो गलती स्वीकार नहीं करेगा तो 12 तारीख को करणी सेना भारत के जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है हमारे प्रिय मित्र सनी सिंह ने, उन्होंने कहा है, ऐलान किया है कि महासंगम होगा। तो देखना फिर उस दिन ऐसा संगम होगा, ऐसा महासंगम होगा, ऐसा इतिहास रचा जाएगा कि उस शौर्य और उस इतिहास को कोई दोबारा झुठला नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी। ठीक, हम बहुत छोटी सी बात कहना चाहते हैं थोड़े शब्दों में, कि अगर तुम उस चीज को साबित नहीं कर पा रहे हो तो नाक रगड़ करके माफी मांगो, जिसमें तुम्हारी भलाई है। वरना तुम सोचो कि नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे, और उन्होंने ये शब्द भी कहा है कि हम इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो हम भी राजपूत की औलाद हैं, हम राणा सांगा के वंशज, राणा सांगा की औलाद हैं, और हम जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। हम किसी से दबने वाले नहीं है, किसी से डरने वाले लोग नहीं है। ठीक है, सरकार किसी की भी रही हो, ठाकुर कभी दब के नहीं रहा है। और जो समाजवादी पार्टी है, इस समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में भी क्षत्रियों का हाथ रहा है। क्षत्रियों के बदौलत ही आज ये समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। तो मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल मेरा एक कहना है कि हमारा अपमान। जी, आप तक आता हूँ। एक क्लोजिंग कमेंट संदीप उपाध्याय जी से ले लेता हूँ, उसके बाद में आपको मैं 1 मिनट का और अवसर जो है मैं देता हूँ। संदीप उपाध्याय साहब समाजवादी पार्टी के एक बड़े सांसद थे जो राम से बड़ा चिढ़ते थे, जय श्री राम नहीं बोलते थे। आज सुना है मंदिर मंदिर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, बोले कि नहीं भगवान से भक्ति बहुत है, लगाव बहुत है। मतलब ये केवल हार क्या हुई, छोटी सी एक झटका क्या मिला कि भगवान याद आ गए और बाहर पड़े हुए हैं कि भगवान जी हम निकल नहीं पा रहे हैं। आप समझिए कि जो दरवाजा छोटा पड़ जाता है घुसने के लिए, वो व्यक्ति अब राम मंदिर के बाहर चक्कर लगा रहा है और कहीं से कोई दरवाजा खुल जाए, काश मैं पहुंच जाऊं। मतलब जब बुलाया गया तब नहीं गए, जब कहा गया तब नहीं गए, और आज जो है घुसने की चेष्टा कर रहे हैं पिछले दरवाजे से। मतलब कोई पिछला दरवाजा जो है वो कभी भूलेंगे नहीं ये लोग। पीछे के दरवाजे से, जब आगे के दरवाजे से घुसने का अवसर नहीं मिला तो गए। अब आज जो है माफी मांगने के लिए भी पीछे का दरवाजा खोज रहे हैं। जी जी, अब इन लोगों को सर लगता है कि नहीं भगवान के जो पीछे तो राम मंदिर के पीछे जो राजनीति कर रहे थे, राजनीति करना नहीं, उनके साथ ही रहना ठीक है। जी ठीक है, पुष्पेंद्र जी लास्ट जो है क्लोजिंग कमेंट, और इसके साथ में हम अब कार्यक्रम का भी समापन करेंगे क्योंकि समय हो गया है। जी जी देखिए, क्या हम एक बात बताएं कि जब देवताओं और राक्षसों पर युद्ध हुआ है तो संघर्ष कितना भी रहा हो देवताओं का, जीत हमेशा सत्य की हुई है। आज हमारा इन राक्षसों से, इन दैत्यों से हमारा झगड़ा हो रहा है। देखते हैं, जीत तो हमारी होनी है क्योंकि हम सत्य पे अडिग हैं और सत्य की हमेशा विजय हुई है। अगर राजपूत सत्य होंगे तो विजय भी हमारी होगी। और जो भगवान राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जो हमारे राम का अपमान करेगा ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। और हम भगवान राम को आदर्श मानते, भगवान कृष्ण को आदर्श मानते हैं। रामायण गीता से हमने ज्ञान लिया है, महापुरुषों से हमने संघर्ष सीखा है, और हम अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का अपमान कभी होने नहीं देंगे। अगर कोई अपमान कर देगा तो हम सहन करेंगे नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अपमान पर जो है कम नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं तो यही कहूंगा कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और कुत्तों के भौंकने से कोई शोर शराबा जो है आप कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, लेकिन जो एक दहाड़ है वो एक ही बार जो है आप होती है और पूरा जंगल खामोश हो जाता है। तो अब समय आ गया है, वक्त आ गया, हर बार बताना पड़ता है, इनको ताकत दिखानी पड़ती है, चाहे मुगल रहे हों या अंग्रेज रहे हों। जब भी राजपूत खुद पर आए हैं, ब्राह्मण खुद पर आए हैं, तो इन्होंने चीजें दिखाई हैं। आप देखिए कि
ब्राह्मण रेजिमेंट तक बंद कर दी थी अंग्रेजों ने तंग आकर के। इतना इन्होंने देशभक्ति दिखाई, लेकिन आज देशभक्ति इनकी बात-बात पे दिखती नहीं है और इनको जिस चीज़ पे जागना चाहिए, खुद का स्वाभिमान और सम्मान ही अपने आप खो रहे हैं, कुछ का स्वाभिमान सम्मान दूसरे लेने पर तुले हैं और कुछ अपने आप अपना स्वाभिमान सम्मान खो रहे हैं। तो आज अगर एक साथ नहीं आए, और चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि बिल्कुल जहाँ बात पूर्वजों की आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, राष्ट्र गौरव की बात आएगी, तो वहाँ पर एक साथ खड़े ही होना चाहिए और हम इस मुहिम में आपके साथ हैं और हमारा पूरा नेटवर्क आपके साथ में है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। आप दोनों लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप दोनों ने जुड़ कर के जो बात धन्यवाद रखी। आपको भी। ऋषि ठाकुर साहब हमारे साथ में नहीं है, समय के अभाव में चले गए हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।